is a chemical compound which indicates the presence of acid or base, acid base or a neutral substance एसिड बेस या न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में जानकारी देने के लिए हमें एक जो पार्टिकल यूज किया जाता है, केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं इंडिकेटर। जैसे कि बहुत बड़ा इंडिकेटर है लिटमस पेपर। कोई बताएगा लिटमस पेपर क्या होता है? सर ऐसे हाँ बाजी नहीं, एक मिनट रुको यार। आराध्या शर्मा प्लीज टेल। सर वो एसिड जो बेसिस के प्रेजेंस को बताता है। सर कोई एक एसिड है तो ब्लू को रेड में बदलता है और बेस है तो रेड को ब्लू। और कोई बताएगा? Sir, a substance it is obtained from lichen. हाँ? Sir, it is also an indicator which is made up of lichen. It is a natural indicator. Sir, it is a purple dye. Okay. It is an indicator of. Sir, it changes color in acids and bases. Yes sir. Sir, it turns from blue to red in acids and in red to blue in bases. मतलब एक बेसिक बात अगर हम करें तो एक हमारा जो लिटमस पेपर होता है वो ये बताता है कि ये एसिड है या बेस है, और कैसे बताता है उसके बारे में हम जानकारी फाइंड करते हैं। अगर इसमें एसिड लिया गया है, ठीक है, और अगला कंटेनर इसके अंदर ये बेस है, तो एसिड और बेस में केवल इतना डिफरेंस है, जब आप एसिड में इस लिटमस पेपर को डालोगे तो क्या करेगा, कौन से कलर में ला देगा इसको, लिटमस पेपर को। अगर आप एसिड में डालोगे तो ये कलर इसका हो जाएगा रेड, अगर आप इसको बेस में डालोगे तो ये हो जाएगा ब्लू। तो आपके सामने अगर एसिड बेस या फिर कुछ भी न्यूट्रल सॉल्वेंट रखा हुआ है, न्यूट्रल ये सोल्यूशन बना के रख दिया जाए सामने ग्लास जार में, अगर तो आपको ऐसे देख के तो समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली। आप अच्छा इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ी? पहले एक काम तो देखो, बचपन में भी हम ये चीज पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं। आपकी आवाज कट रही है। देखो बचपन में भी ये चीज पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं कि एसिड बेस सॉल्ट, जो भी हम एसिड बेस थे उनको ट्रीट करते थे कैसे या कैसे जानते थे। तो सॉल्ट का स्वाद तो हर कोई लगभग जानता ही होगा। एसिड और बेस के स्वाद में हम बोलते थे कि एसिड का स्वाद जो होता है या टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, सोर होता है। जो बेस का टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। और जो सॉल्ट जैसा होता है आप जानते ही हो, तो हम उसको टेस्ट करके बता सकते थे। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि आप जब केमिस्ट्री में अंदर बढ़ रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी आ रहे हैं, जैसे H2SO4, HNO3, HCl। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके जीभ को जला देंगे, और आप टेस्ट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे केस में फिर आप उसको ऐसे टेस्ट करके हर बार नहीं बता सकते हैं। टेस्ट करना केवल ऑर्गेनिक एसिड्स को इजी था, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड तो टेस्ट करके बताया जा सकते थे कि चलो ये एसिड है या बेस है या कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड है या फिर वो वीक बेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एसिड बेस में यही प्रॉब्लम है। अब एसिड में जब जैसे हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो एक इंडिकेटर, हमको कुछ करना नहीं पड़ता, बस एक पेपर लगाने से अपने आप को रेड हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पार्टिकुलर जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो आपको बस इंडिकेटर की मदद से बता सकते हो। तो जब आप लिटमस पेपर लगाओगे तो एसिड सोल्यूशन में वो रेड हो जाएगा और बेस सोल्यूशन में वो ब्लू हो जाएगा। और आपके सिलेबस में एक और है फिनोल्फथलीन। जब आप फिनोल्फथलीन, कोई बताएगा कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। सर वो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, वो पर्पल कलर में बदलता है। पर्पल कलर में या पिंक कलर में? और सर उसका नेचुरल का कलरलेस होता है। वो सर तो वो कलरलेस होता है। ठीक है, नेचुरली तो ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम एसिडिक सोल्यूशन में लेते हैं, ये क्या करता है? कुछ नहीं करता है।
एसिडिक सोल्यूशन के अंदर कहीं कहीं आपको दिखाएगा कि कुछ नहीं येलो कलर सोल्यूशन देगा या ऐसा वैसा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको इस लेवल पे इतना याद रखना है कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं करता। लेकिन जब इसको हम बेस सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? So it changed to pink. क्या? हेलो, changes Yes, color to sir. pink or Yes, purple. sir. जैसे आप इसको क्या बेसिक पर्पल सोल्यूशन में में change लोगे हो उसमें जाएगा? चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डाल दोगे तो ये जो भी आपके पास अगर आप ये फिनोल्फिलीन क्या होता है, जैसे आप 4-5 ड्रॉप्स में होगा ये, जैसे आई ड्रॉप्स होती है ना, तो आई ड्रॉप्स में जैसे आई ड्रॉप्स आपने देखी होगी हर किसी ने, Yes, sir. आई ड्रॉप्स Yes, में sir. ऐसे लेते हैं फिनोल्फिलीन को और इसको ऐसे बीकर में एसिड रखा हुआ होता है, ऐसे ऐसे भरा हुआ होता है, उसमें जैसे ही उसकी ड्रॉप पड़ती है ना अंदर की तरफ, ड्रॉप पड़ते ही जैसे वो बेसिक, अगर बेसिक सोल्यूशन हुआ तो ड्रॉप पड़ते ही तुरंत वो पर्पल कलर दे देगा, तुरंत, मतलब जिसमें जैसे ही ड्रॉप दिखेगी ना नीचे तो तुरंत नीचे पर्पल कलर वहां पे दिखाई पड़ेगा। जब आप ड्रॉप 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 आप छोड़ते जाओगे तो कई ड्रॉप जब गिरेंगे तो काफी ज्यादा कलर उसका पर्पल होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन इनिशियली वो एक ड्रॉप आप डालते ही आपको पता चलता है कि वो पर्पल कलर है या फिर वो नॉर्मल कलर का है। तो आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बेसिक सोल्यूशन में डाल देते हो तो तुरंत उसका कलर क्या कर देगा, वो पिंक कर देगा और अपने ऑटोमेटिकली आपको शो कर जाएगा कि ये एक एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। तो आपके पास अगर आपसे एक बात बोली जाए कि भैया एक ग्लास में एसिड है और एक ग्लास में बेस है, तो आपको इसको डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरे के बीच में, तो आप फिनोल्फिलीन इंडिकेटर लोगे, आप उसमें डालोगे, आप जैसे ही फिनोल्फिलीन इंडिकेटर डालोगे आपका बेसिक सोल्यूशन तुरंत पिंक हो जाएगा और एसिडिक सोल्यूशन एज इट इज रिमेन रह जाएगा। तो आप एसिडिक सोल्यूशन के बारे में बता दोगे भैया? सर आपका आवाज कट रहा है। अरे थोड़ा बहुत कट रहा है, नेटवर्क समस्या है यार, क्या तुम में सर क्या हो आपकी गया? आवाज कट रही है। भाई नेटवर्क समस्या है यार, कहो तो क्लास ना लूं फिर, और बताओ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है यार। आज लाइट नहीं आई, तुम्हारे यहाँ भी नहीं होगी उम्मीद करता हूँ, है सबके यहाँ? है सर। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, चितकपुर में लाइट आ सर अभी आई है, पहले चली गई। अच्छा, तो प्रॉब्लम है यार थोड़ी बहुत आज नेटवर्क की, तो थोड़ा बहुत देखो। अगर अभी आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। यस सर अभी आ रही है। Yes, बता sir. देना बीच में यार थोड़ा बहुत, मतलब सर आप रिपीट कर दीजिए। हाँ, जब आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे आप बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तुरंत सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ड्रॉप डालते ही तुरंत उसका कलर वो पिंक हो जाएगा। यही हमारी फिनोल्फिलीन का एक प्रॉपर्टी है और फिनोल्फिलीन एक इंडिकेटर की तरह से बिहेव करता है। कोई दिक्कत? सर न्यूट्रल में क्या होगा सर? न्यूट्रल में भी कलरलेस रहेगा, न्यूट्रल में भी कलरलेस रहेगा वो, और एसिडिक में भी कलरलेस रहेगा। जैसे पिंक में डालो, जैसे आप बेस में डालोगे तुरंत पिंक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर एसिडिक और No, न्यूट्रल sir. में फिर डिफरेंस करके कैसे करेंगे? तो नहीं कर पाओगे डिफरेंस। अगर आप एसिडिक और न्यूट्रल को Okay, sir. डिफरेंस करने चाहोगे तो आपको फिर फिनोल्फिलीन से नहीं कर सकते आप, हाँ फिर आपको लिटमस पेपर यूज Okay, करना sir. पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला है मिथिल ऑरेंज। अगर एसिडिक और न्यूट्रल में करना है तो आप इसका यूज कर लो, ये आपके लिए बढ़िया सुटेबल रहेगा। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, कोई बताएगा? ये भी इंडिकेटर Sir, it changes to red in acid and yellow in base. हाँ? Sir, it changes to red in acid and yellow in base. ये क्या है? एक तरीके से येलो कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है ये। और डाई मतलब आपको समझ लो डाई क्या होता है? आपके बालों में डाई करते वक्त जो क्रिस्टल्स sir. छोटे छोटे आप पाउडर लेते हो ना, वही डाई होता है आपका। चाहे वो कपड़ा पेंट करना हो, आपका जो जैसे आप कपड़े पहनते होंगे तो जिस वक्त आपका फैब्रिक बनता है कपड़े का, उसके बाद उसको डाई किया जाता है। वो एक केमिकल प्रोसेसिंग मशीन होती है टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर। तो वो जैसे आपका कपड़ा बन जाता है उसके बाद वो डाइंग का अलग प्रोसेस होता है। तो डाई मतलब हमेशा केवल बाल की डाई नहीं, अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो डाई का मतलब होता है एक तरीके से कलर का चढ़ाना। पेंटिंग और डाइंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेंटिंग में ऊपर से पेंट करना और डाइंग मतलब पूरा सब्सटेंस उठा के डाल देना, उसको पूरा कलर कर देना, तो वही डाई के अंतर्गत आता है। तो डाई जैसे आपका बाल है, अगर आपका बाल आप ब्रश लेके पेंट करो तो पता लगेगा ऊपर का बाल तो पेंट हो गया, अंदर वाले बाल रह गए। लेकिन आप क्या करते हो? डाई करते हो उसको। आप पूरा बाल आप फिंगर डाल के ऐसे फिंगर की सहायता से आप पूरे बाल में आप ब्रश की वजह से ब्रश भी लेते हो और फिंगर की वजह से भी आप क्या करते हो? बाल पूरे बाल में आप पेस्ट लगाते हो ताकि वो पूरा मिक्स्ड हो जाए एक तरीके से। करते हो ना ऐसा? अगर आप कभी डाई करते हो तो आपके फादर तो करते होंगे बहुत लोगों के। यस सर। तो डाई वो होता है। तो येलो कलर की ये डाई है। जैसे हमारा कोई होली के वोकेशन पे आप देखते होगे कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के
कलर आ जाते हैं, तो अलग अलग कलर की अलग अलग सब्सटेंस की वजह से छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई पड़ते हैं, उनको पानी में डालते ही तुरंत वो कलर शो करते हैं और वो उस कलर के बन जाते हैं। तो वैसा ही डाई भी एक कुछ अपना अलग कलर का होता है, मतलब जिस कलर का डाई लेना है उस कलर का डाई आप ले सकते हो। डाई भी वही क्रिस्टल वैसे ही होता है जैसे हमारा रंग का डाई होता है, जैसे रंग का क्रिस्टल होता है। तो ये क्रिस्टल क्या करता है, येलो कलर का क्रिस्टल होता है और येलो कलर का डाई होता है। इसको क्या करते हैं, जब हम एसिड में डालते हैं या फिर जब हम बेस में डालते हैं या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो क्या करता है, अपने कलर को चेंज नहीं करता है। लेकिन जैसे उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, वो क्या करता है, अपने कलर को, हेलो, यस सर, वो रेड में चेंज कर दो। अपने कलर को तुरंत वो रेड में चेंज कर देता है। और एक बात और है, जो हमारा ये क्रिस्टल है, क्योंकि वो एसिड में जाने के बाद वो अपने कलर को चेंज कर रहा है, जरूर इसके अंदर कहीं ना कहीं बेसिक क्वालिटी उपस्थित होगी, तभी ये कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन उसके अंदर दे रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने फिनोल्फथलीन पढ़ा था, अगर वो बेसिक सोल्यूशन में थोड़ी बहुत दिक्कत कर रहा है या फिर बेसिक सोल्यूशन में अपना कलर शो कर रहा है, इसका मतलब वहां पर रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी जरूर होगी, इसलिए फिनोल्फथलीन को बोलते हैं, उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है थोड़ी बहुत। और जो हमारा मेथिल ऑरेंज है वो क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी कंटेन करने वाला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो इसी तरह से कौन से कलर में चेंज करता है सर एसिड? रेड कलर में। ओके सर। ठीक है, उसके बाद एक चौथा है हमारा होता है, और इसका ज्यादा यूज नहीं होता। बाकी जो तीन हमारे जो बताए हमने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो अभी 2-3 बताऊंगा इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह करने में आ जाता है। तो एक होता है रेड कैबेज जूस। कोई बताएगा इसके बारे में? बेटा ये एक ऐसा जूस है जिससे आप एक ऐसी चीज या एक ऐसा क्या कहते हैं सब्सटेंस है, या कह सकते हो इंडिकेटर है, जिसकी वजह से आप एसिड, बेस और न्यूट्रल, मतलब एसिड भी हो, बेस भी हो और न्यूट्रल भी हो, ठीक है, तीनों टाइप के सोल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर। अभी तक हम दोनों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से आप तीनों को, जैसे आप एसिड में डालोगे क्या हो जाएगा? हेलो सर, रेड और पिंक। सर रेड। हाँ, जब आप एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको न्यूट्रल मीडियम में डालोगे तो क्या होगा? पर्पल कलर। पर्पल। तो ये बैगनी कलर का इसका होगा। नेचुरल कलर क्या है? न्यूट्रल मीडियम में जो कलर होता है वही जनरली इसका नेचुरल कलर होता है। तो अपना कलर ये पर्पली शो करता है नेचुरल मीडियम में भी, और वही कलर होता है जो ऐसे नेचुरल कलर होता है। बेसिक मीडियम में डालोगे तो क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो इससे हम सामने रखे हुए रहती है किसकी? रेड कैबेज की। पीएच वैल्यू तो थोड़ी बहुत इसकी बेसिक होती है, लेकिन डिपेंड करता है वो वेजिटेबल पे। वो वैसे वीक में ही रहता है, अगर वो मतलब 7 के अराउंड ही रहता है ना, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ना बहुत ज्यादा बेसिक होता है। तो अगर दोनों तरफ जाएगा तो वो एक दो का ही डिफरेंस आता है बस उस पे आसपास। तो पर्पल कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर तीनों याद रखने हैं। अगर एसिड में डालोगे तो ये रेड या पिंक, बेस में डालोगे तो ग्रीन, और पर्पल में डालोगे तो न्यूट्रल होता है। तो मतलब तीनों आप डिस्टिंग्विश एक साथ कर सकते हो। अगर आपके सामने 3 ग्लास अलग अलग रखे हुए हो तो आप तीनों के बारे में एक साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और डाई है जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हम पढ़ते नहीं, लेकिन फिर भी आपको आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ लो। एक टर्मरिक जूस होता है, ये भी एक इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, कोई बताएगा? सर ये किया था सर, एनसीईआरटी में था। क्या सर ये एनसीईआरटी में किया था। एनसीईआरटी में किया था? चलो सर ये रेड कलर का हो जाता है। कोई और बताएगा? Sir, it is yellow in color, but when base is added, it turns red. ये जनरली ये येलो कलर की होती है, टर्मरिक है तो ऑब्वियसली येलो कलर की ही होगी। और अगर ये न्यूट्रल सोल्यूशन में डालते हो या एसिडिक मीडियम में डालते हो, ये क्या रहती है, अपने कलर को रिटेन करती है। लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम में डालते हो तो ये क्या करता है, अपने आप को रेडिश कलर में डाल देता है, या डीप ब्राउन में थोड़ा बहुत चला जाता है। तो ये जनरली कौन से कलर का होता है? येलोइश कलर का होता है। और चाहे आप न्यूट्रल में डालो, अगर आप न्यूट्रल में डालोगे या फिर एसिड में डालोगे
तो क्या करेगा अपने आप को, ये रिटेन रखेगा कलर अपना। लेकिन अगर आप बेसिक में डाल देते हो तो क्या करेगा अपने कलर को, ये चेंज करके रेडिश कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक और है अब अपने पास, वो चाइना रोज होता है। सर येलो हिबिस्कस भी बोलते हैं। क्या कह रहे हो, येलो येलो क्या हिबिस्कस भी बोलते हैं मतलब क्या बोल रहे हैं, येलो सर न्यूट्रल एसिड और न्यूट्रल और एसिड में रिटेन करेगा अपना येलो कलर, मतलब कि कहीं ना कहीं एसिडिक क्वालिटी रख रहा होगा। मतलब येलो कलर न्यूट्रल में या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में रिटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि कलर इसका येलो रिमेन रहेगा, मतलब कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो तुरंत ही रेडिश कलर दे देगा। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। No, sir. जो गुड़हल तो जानते होगे ना? यस सर। जो उसका पीटल्स होते हैं ना उसके, वो पिंक कलर के होते हैं, और जब उसको आप डालते हो कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर तो कैसे कलर के हो जाते हैं, थोड़ा डार्क पिंक हो जाते हैं। और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। आप उसको करके देखना तो हो जाएगा, ये तो आप कर ही सकते हो चाइना रोज वगैरह का। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत ज्यादा एग्जांपल इनके नहीं, आपको 3 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने। एक मेथिल ऑरेंज, एक हमारा फिनोल्फिलीन, और एक हमारा है ये लिटमस पेपर। तो ये 3 आपको ऑब्वियसली कम से कम पता होने चाहिए, जो आपके पेपर में आता है, जनरली यही आते हैं। लेकिन फिर भी आपको लेमन जूस, हाँ बोलो सर। चाइना रोज को हिबिस्कस भी बोलते हैं ना? हाँ। ओके सर। अब पढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन तो पढ़ ही लिया होगा, लास्ट क्लास में बता दिया शायद, नहीं? Yes, sir. चाइना रोज का एक बार बता दो। चाइना रोज का जो होता है वो एज इट इज पिंक होता है, जो मतलब उसकी जो पीटल्स होती है वो एज इट इज पिंक होती हैं। लेकिन अगर उसको आप डाल दोगे कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, वो डार्क पिंक हो जाएगा। और अगर आप बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, डीप ब्राउन हो जाएगा या फिर रेडिश कलर में हो जाएगा। चाइना रोज एसिडिक रहता है? क्या? चाइना रोज एसिडिक रहता नहीं, एसिडिक नहीं रहता, वो न्यूट्रल ही रहता है। लेकिन आप जब डालोगे ना उसको एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, दोनों में वो कलर चेंज करता है, मतलब दोनों सॉल्यूशन के साथ कहीं ना कहीं अपनी रिएक्शन वो शो करता है। ठीक है, एक सीरीज भी बना के दी है आपको, शायद वो पता होगी, आपके पेजेस में कहीं पे होगा। तो उसमें सबके एक साथ मैंने लिख के मतलब ऐसे लिखा हुआ है, आपको मिल गया होगा। एसिड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं अलग अलग, उसमें ऑलरेडी आपके पास है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट के बारे में बातें करते। ठीक है, यस सर। तो सर मेनली अगर आपने क्या बोला था अभी? सर मैंने आवाज आपके बुक में एक सीरीज बना के दी गई होगी आपको, पेज नंबर 25 पे एक सीरीज है, सीरीज या टेबल कह सकते हो आप। उसमें आपको इंडिकेटर्स, एसिड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल, यस सर दिए। हाँ, तो उसमें आपके सर दे रखा है सर। एक जगह दी है, तो उसको आप देख लेना एक बार, उसको आप नोट भी कर लेना। वैसे मैंने समझा दिया है सारी की सारी जो भी इंडिकेटर्स हैं, बट एक बार उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, है। बुक में दिया है चाइना रोज का बेसिक सॉल्यूशन में, वो सर ग्रीन दिया है। हाँ तो ग्रीन ही तो दिया, बताया मैंने, ग्रीन ही तो बोला था। अच्छा, तो हम चलते हैं सॉल्ट की तरफ। और सॉल्ट कैसे बनता है पहले कोई बता सकता है तो प्लीज टेल। Sir, by neutralization reaction. Neutralization of acid with base. आराध्या शर्मा, अक्षत जैन, अमन अग्रवाल, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन all of you please? Aman, who is Aman? Then salt and water, then salt and water. No. Who is Aman? Aman Agarwal. Beta, please on your video, yaar. Please, just please on your video. Everyone, please on your video. I'm just also going to on my video. Please on your video, please. Otherwise, leave the class. Please, everyone on your video, please. If you cannot engage in the class, you can leave the class, but please on your video. There's no option to attend the class, please.
बेटा आई विल नॉट स्टार्ट द क्लास, प्लीज ऑन योर वीडियो एवरीवन विदाउट, या तो मैं बाहर कर दूंगा जो बच्चे ऑन नहीं कर रहे, और या तो मैं क्लास नहीं लूंगा। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? आधे बच्चे आते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ आता है जाता है, नहीं पता, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। सबसे रद्दी टाइप का बैच क्लास 10th है, पता है? कुछ नहीं आता तुम लोगों के यार। 4-6 बच्चों को छोड़ दो ना तो सब ऐसे गवार जैसे हो। मैं तुम्हें क्या कहूँ। मतलब जितना क्लास 8th वालों को पता है उतना भी तुम्हें नॉलेज नहीं है। मैंने कई बार चेक किया हुआ है, कई बार मैंने सामने से कोशिश भी करी है जानने की, क्योंकि तुम क्लास में एंगेज ही नहीं हो। प्रियंबड़ा सिंह प्लीज अदरवाइज लीव द क्लास, और प्लीज ऑन योर वीडियो। ईशांक अग्रवाल, ओजस्व गुप्ता, प्लीज ऑन योर वीडियो एवरीवन। और आज के बाद क्लास में ना तो वीडियो ऑन करके ही बैठना। तुम पता नहीं क्या कर रहे हो यार। बेटा मैं बाहर कर देता हूँ जो नहीं, जिनके वीडियो नहीं ऑन है, मुझे मत कहना कि मैंने बाहर कर दिया। तुम में से एक बच्चे को कोई टीचर नहीं जानता। 4 बच्चे छोड़ दो, 4-5 जो आते हैं कभी कभी मिलते हैं, उनके अलावा किसी को कोई टीचर नहीं जानता, क्योंकि तुम कभी एंगेज ही नहीं रहते क्लास में। तुम्हें क्या आएगा क्या नहीं पता नहीं। तुम कैसे प्रिपरेशन करोगे, कैसे लोगों को बीट करोगे? जो तुमसे जूनियर है उनसे भी कम आता है तुम्हें, तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम समझो इसको। सॉल्ट, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत पुरानी बात है ये कि सॉल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड को सॉल्ट बोलते हैं। और वो एसिड और बेस जब जब रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट एंड वाटर, राइट? तो एसिड और बेस जब जब रिएक्शन करेंगे या जब जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा तब तब सॉल्ट एंड वाटर बना करेगा। इतना तो हर किसी को एटलीस्ट पता ही होगा। कोई दिक्कत है इसमें? No. ठीक है सर। चलो, तो अब सॉल्ट में अब अगर मैं रिएक्शन बताऊं तो बहुत सारी रिएक्शन में लिखाता हूं। चलो करते हैं कुछ रिएक्शंस एटलीस्ट। Please write the reaction and complete the neutralization. Each and everyone, please. हो गया बेटा? Is anyone going to tell? क्वेश्चन लिखी है। Sorry? सर थर्ड वाले नंबर पे क्या लिखा है आपने? CaOH का होल प्राइस प्लस H2SO4। सर थर्ड पे सर वो बेरियम सर हो गया। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सर हो गए। किसका हो गया?
शिफ्ट रोल या बताओ बेटा, सारे के सारे प्रोडक्ट बताओ। यस सर। सर फर्स्ट का है Na2CO3 प्लस H2O, सेकंड का है CaSO4 प्लस H2O, थर्ड का है BaSO4 प्लस H2O, BaI2 प्लस H2O, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, AlPO4 प्लस H2O। एक्सीलेंट। तो इसमें देखो, मैं रिएक्शन लिखना थोड़े बहुत बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें H प्लस निकलेगा और CO3 माइनस माइनस बनेगा। जब आपके पास आयन में, नेगेटिव आयन में कार्बोनेट है CO3 माइनस माइनस, और पॉजिटिव आयन में सोडियम प्लस Na प्लस, तो ऑब्वियसली दोनों अटैक कर सकते हैं। तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि Na2CO3 प्लस H2O। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये बनाएगा CaSO4 प्लस H2O। तीसरा है BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, ये बनाएगा BaSO4 प्लस H2O। चौथा है BaI2 प्लस H2O। पांचवा है MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। छठवा है, क्योंकि Al में 3 चार्ज है और PO4 में भी 3 चार्ज है, दोनों चार्जेस आप मिक्स कर सकते हो, तो ये AlPO4 प्लस H2O। किसी को रिएक्शन समझ में नहीं आया तो प्लीज टेल। यस सर, आ गया। आ गई सर। आ गया सर। अच्छा, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करेंगे कि वाटर एक प्रोड्यूस हुआ है हर किसी रिएक्शन में, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि जब भी आप एसिड बेस की रिएक्शन करोगे तो वाटर प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो वाटर तो हर जगह प्रोड्यूस हुआ है, और उसके साथ साथ जो सब्सटेंस बना है वो सब्सटेंस सॉल्ट कहलाएगा। मतलब ये वाला सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस, और ये वाला सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस, और ये वाला, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एक सॉल्ट कहलाएंगे। तो एसिड से निकला हुआ जो आयन होगा, बोलो यार, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। तो बहुत नॉइज आ रही है। Na2CO3 को क्या कहेंगे? तुम्हें Na2CO3 का फॉर्मूला नहीं पता? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, बेरियम सल्फेट बोलते हैं, बेरियम आयोडाइड बोलेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट बोलेंगे, उसके बाद एल्यूमिनियम फॉस्फेट बोलेंगे। अब नाम लिख लो, लिखना है तो। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन है तो सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट आयन है तो कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट आयन है तो बेरियम सल्फेट, बेरियम आयोडाइड चूंकि आयोडीन है, नाइट्रेट आयन है तो मैग्नीशियम नाइट्राइट या नाइट्रेट बोल सकते हो, और AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट, चूंकि फॉस्फेट आयन है और एल्यूमिनियम अटैच्ड है तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट बोलेंगे उसको। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। ओके यार, थोड़ा बहुत आवाज का कंप्रोमाइज करो यार, मतलब आज के लिए केवल प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए थोड़ा कंप्रोमाइज करो, ठीक है। बाकी बच्चों ने वीडियो ऑफ कर दी। तुम लोग यार जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, मेरे से पन्ने पे लिखवा लो। और अभी नहीं तो तभी बात जरूर समझ में आएगी जब कुछ नहीं कर पाओगे। 10th बहुत क्रिटिकल टाइम होता है बेटा। 10th किसी का होना मतलब सबसे पहली बोर्ड एग्जाम होती है, सबसे पहली बार बच्चा डिसीजन ले रहा होता है अपने फ्यूचर के, और तुम उस वक्त ऐसे जब गेम खेल रहे हो ना, ऐसे जो फर्जी चीजों में, तो करते रहोगे जिंदगी भर। पेरेंट्स का पैसा बर्बाद मत करो बेटा, घर पे रहो। मौजूदा हालत बहुत खराब है, किसी को कोविड में नौकरी भी नहीं मिल रही है, समस्याएं आएंगी। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट पे बात करते हैं। इतने सॉल्ट हो गए तो हम इनके बारे में कौन कैसे क्लासिफाई करेंगे, इनको कैसा क्लासिफिकेशन करेंगे, या कैसे सॉल्ट्स होते हैं, तो हम पहले उन पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। देखो, दो तरीके से क्लासिफाई करा सकता है, एक तो पीएच वैल्यू निकाल करके, और एक हम कर सकते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन से। मोड ऑफ फॉर्मेशन मतलब कैसे बने हैं वो, उस तरह से भी कर सकते हैं उनका क्लासिफिकेशन, और दूसरा हम पीएच वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। हम दोनों चीजें पढ़ेंगे साथ साथ,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम मोड ऑफ फॉर्मेशन पे बात करते हैं, किस तरह से वो बने हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अगर वो मोड पता हो तो उसकी वजह से हम इजीली उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहली बात लिखना है यहाँ पर मोड ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन में अब आप आगे अगर पढ़ो तो सबसे पहले तो नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट को न्यूट्रल साल्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट पहला वाला। लिखना the salt which are formed by complete replacement of ionizable complete replacement of ionizable hydrogen atoms of an acid. By metal or ammonium ion are known as normal or neutral salt. सर टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं ना? क्या ऑब्वियसली टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। टेबल सॉल्ट तो एक ही होता है यार। अब वैसे तो मतलब आप वो तो एक ही सॉल्ट है ना जो हम खाते हैं, वो टेबल सॉल्ट है। लेकिन फिर भी नॉर्मल सॉल्ट तो और भी हो सकता है ना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से। मतलब कहने का मतलब है अगर एक एसिड का एक बेस से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, मतलब जितने हाइड्रोजन आयन निकले उतने OH के साथ रिप्लेस हो जाएं या उतने OH माइनस के साथ रिएक्ट कर लें, जितने हाइड्रोजन आयन निकले उतने के लिए उतना नंबर ऑफ OH आयन मिल जाए ताकि वो रिएक्ट करके वाटर बनाए। तो ऐसे केसेस में जो बनता है हमारा सॉल्ट उसे बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट। मेरी बात समझ में आई या नहीं? अजिंक्य बोरवांकर। यस सर। यस सर। डिफिनीशन बताना मैंने क्या बोला? सर जो सॉल्ट है कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बनते हैं सर, वो हाइड्रोजन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन के एटम्स है उसे सर नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। जो हाइड्रोजन निकले उसका कंप्लीट जो भी हाइड्रोजन हो सारे के सारे हाइड्रोजन का OH के साथ रिएक्शन हो रहा हो, और ऐसा करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लगातार हाइड्रोजन को कंप्लीटली प्रोड्यूस कर रहा होगा तो ऑब्वियसली एक हाइड्रोक्साइड आयन की जरूरत पड़ रही होगी। अगर आपने सामने वीक बेस डाल दिया तो वीक बेस इजीली हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, पर अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो उतने हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मिल पाएंगे, पर अगर उतने हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मिले तो कुछ हाइड्रोजन आयन रिमेन रह जाएंगे। अगर कुछ हाइड्रोजन आयन रिमेन रह जाएंगे तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल सॉल्ट का पार्ट नहीं होगा। तो वो न्यूट्रल सॉल्ट का पार्ट नहीं होगा क्योंकि H+ उसमें ज्यादा रह जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एसिडिक का पार्ट रह जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? बताएगा? कोई डिफाइन करेगा फिर से? नहीं आया। ओके सर ये जो आप हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। बता HCl है,
अगर यहाँ पर H+ निकला और Cl- निकला, अब हाइड्रोजन क्योंकि ये कंप्लीट आयनाइजेशन है, अगर आपने यहाँ पर 5 HCl लिए टोटल, तो अगर आपने यहाँ पर 5 NH4OH डाल दिए कहीं गलती से, तो ये क्या करेगा, OH- 5 तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कहीं एक या 2 OH- प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इसका कंप्लीट आयनाइजेशन होता ही नहीं है। ये वीक बेस है, अगर वीक बेस है तो ऑब्वियसली इसके पास कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा, और कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा तो ये कंप्लीटली 5 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने में सक्षम ही नहीं रहेगा, केवल 1 आध 2 कर जाएंगे, बाकी 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे। मेरी बात सही है या नहीं? Yes. ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 5 NaOH ले लिया होता कहीं, और सब कुछ कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ सेम होता, और अगर आपने 5 नंबर ऑफ NaOH ले लिया होता, तो क्या करता, ये भी कंप्लीट आयनाइजेशन करता और 5 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता और 5 Na+ प्रोड्यूस करता। तो यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सिल आयन इजीली इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते और इसको न्यूट्रलाइज कर देते और वाटर बना देते, क्योंकि एसिड का पार्ट यही H+ ही है और बेस का पार्ट यही OH- ही। अगर एसिड बनता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही H+ है, और अगर बेस बनता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही OH-। अगर ये OH- अगर ये H+ को रिप्लेस कर दे, यानी इसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर कोई समस्या फिर नहीं रह जाएगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर, आ गई। Yes, sir. अभी तो ये हमारा कैसा सॉल्ट हो गया, तो हमारे पास जितने स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एंड टू गिव नॉर्मल साल्ट। ठीक है, बोलो सर। आपने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें आपने लिखा था बाय मेटल और अमोनियम आयन, सर मतलब वो इतना स्पेसिफाई क्यों करा था? बेटा इसलिए करा क्योंकि वो जो हमारा OH- आयन, अगर ये Na+ नहीं क्रिएट हुआ होता तो यहाँ पर OH- नहीं बना हुआ होता यहाँ से रिएक्शन करने के लिए, और ये कभी कभी NH4+ आयन होगा, NH4OH भी होता अगर ये मान लो, और अगर ये ऐसा, अभी तो ये वीक है फिर भी, लेकिन अगर ये ऐसा आयन प्रोड्यूस करता जो कि स्ट्रॉन्ग की तरह से बिहेव करता, अगर ये OH- पूरा पूरा प्रोड्यूस कर पाता है NH4+, तो हो सकता था कि ये पूरा पूरा H+ के साथ रिएक्ट कर सके। तो मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, अगर आप कॉमन बात जानना चाहते हो तो इतना समझो कि एक एसिड जो भी हो हमारे पास, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक बेस जो भी, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली एसिड भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और कंप्लीटली बेस भी हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कोई दिक्कत? सर एक डाउट है, बोलो। सर मॉड्यूल में Na2CO3 न्यूट्रल नॉर्मल सॉल्ट बताया है सर, लेकिन Na2CO3 में तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन है। अरे H2CO3 इतना वीक नहीं होता यार, लगभग 6 के आसपास पीएच होती है H2CO3 की। जो H2CO3 होता है उसकी पीएच 6 के आसपास होती है। अगर आपने बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा लिया तो वो फिर एक न्यूट्रल बन जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चलूंगा, तो टेंशन मत लो, कंसंट्रेशन के साथ बताऊंगा। हाँ बोलो। सर वीक एसिड और वीक बेस से भी बनेगा ना? क्या वीक एसिड और वीक बेस का कंप्लीट हाइड्रेशन या कंप्लीट हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस नहीं होता ना, तो उसमें कंप्लीट हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, तो वो नहीं बना सकते हैं। वो जनरली बफर बनाते हैं, और बफर आपको पीएच में मिलेंगे, पीएच सीरीज वगैरह में, या फिर आयनिक बॉन्डिंग पढ़ते वक्त या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते वक्त वहाँ आपको पीएच बताया जाएगा। तो वीक वाले जो होते हैं वो बफर सोल्यूशन बनाने का क्रिएट करते हैं। ठीक है, Yes. सर हाँ बोलो। सर, अगर हम वीक बेस ही ले और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ OH निकाल सकते क्या ऐसे, मतलब? हाँ तब बन जाएगा। अगर वीक बेस अगर थोड़ा बहुत वीक है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ OH अगर आपने निकाल लिया उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा करके, तब वो न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल साल्ट बना सकता है। यस सर।
ठीक है। लेकिन आप जनरली जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे होते हो, वहां पर लगभग अमाउंट सेम होता है उनका, ठीक है, ताकि वो OH भी उतने निकाले और Na+ निकाले। अगर मान लो आपके पास HCl आयन है, अब HCl से आपने H+ निकाला और Cl- निकाला, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन निकल गए और उसके साथ साथ आपने ले लिया AlOH का होल थ्राइस, और AlOH के होल थ्राइस में आपको पता है कि AlOH का होल थ्राइस स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा कम OH देगा। लेकिन अगर आपने AlOH के होल थ्राइस की मात्रा बढ़ा दी ना, तो HCl के मान लो 5 ml लिए गए हैं और यहाँ पर आपने 10 ml कर दिया है, 5 या 7 ml कर दिया, मतलब इतना अमाउंट कर दिया जितना कि इसके ओवरऑल हाइड्रोजन के बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में उसको न्यूट्रलाइज कर ले जाएगा, तो वो नॉर्मल साल्ट का एक पार्ट होगा। ठीक है। यस सर। सर हम नॉर्मल मतलब कंडीशंस की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? नहीं नॉर्मल, हाँ नॉर्मल तो कंडीशन इधर की हम- बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट बनाना है और आपको सेम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन लेना है, मतलब आपको तब फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एसिड जो भी आपके पास HCl है या फिर जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके साथ आप थोड़ा सा वीक बेस लेते वक्त, मतलब इतना भी वीक ना हो कि OH प्रोड्यूस ही ना करे, मतलब थोड़ा सा वीक बेस लेते वक्त आप वीक बेस की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं, ताकि वो हाइड्रोजन आयन को क्या करे, बैलेंस कर ले जाए, मतलब उतना OH- निकल जाए उससे, ताकि वो बैलेंस कर ले जाए उसको। ठीक है। यस सर, आ गया। यस सर सर। मतलब बस उनके मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत? ओके सर। नो सर। नो सर। एक H2SO4 आप तोड़ोगे तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे अगर आप कंसंट्रेशन सर, सेम लो तो? सर 2। एक आप NaOH तोड़ोगे तो वन OH माइनस। ऑब्वियसली बात है H+ का कंसंट्रेशन अगर आप अमाउंट सेम लेके चल रहे हो, अगर 1 मोलर आप ये ले रहे हो और 1 मोलर आप ये ले रहे हो NaOH, तो H+ कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड। चलो मैं कुछ सॉल्ट लिख रहा हूँ और आपको बताना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। तो हमारे पास एक है NH4Cl, कैन यू प्लीज टेल? सर एसिडिक। एसिडिक। सर एसिड एसिडिक है। सर ये तो बेस है सर। न्यूट्रल है। सर कैसे बेस है भैया? NH4OH सर बनाएगा, एसिडिक है सर। NH4OH बनाएगा और HCl बनाएगा। न्यूट्रल है। नॉर्मल सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये और ये वीक बेस है। सर एसिडिक सर एसिड है सर, होगा। एसिडिक सॉल्ट है सर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड, तो कौन सा रह जाएगा ये? सर एसिड। एसिडिक। ओके सर। चलो, अगर ये NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता तो तब भी एसिडिक। यस सर एसिड। चलो, तो ये करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप जब भी आपके सामने सॉल्ट गिवन हो, आप डायरेक्टली उसकी रिएक्शन कर दो वाटर के साथ। अगर आप इसमें से वाटर ऐड करके इसको रिप्लेस कर ले गए, ऐसे NH4 को SO4 है, आप इसमें अगर वाटर डालोगे तो ये क्या बनाएगा, तुरंत NH4+ बनाएगा, ये NH4+ बन गया और SO4- बनाएगा। और यहाँ पर वाटर के पास दो आयन जुड़े, एक H+ और एक क्या है, OH-। H+ की रिएक्शन कर दो SO4- से और OH- की रिएक्शन कर दो NH4+ से, तो एक बन जाएगा H2SO4 और एक बन जाएगा NH4OH। इसका मतलब ये वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये ओवरऑल एसिडिक रह जाएगा। कोई दिक्कत? नो चलो, सर। तो ये तो एक तरीका है करने का, अगर आपके सामने कभी मिल जाए ऐसा। और अगर ये जैसे मान लो हमारे पास ये KCl है, तो कौन सा सॉल्ट है ये? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल है, क्योंकि आप जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करोगे ये देगा KOH और उसके साथ साथ दे देगा HCl। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इसको जानने का। और उसके बाद अगर आपको एसिडिक सॉल्ट की डिफिनीशन लिखनी है, तो
एक तरीके से और इसको डिफाइन कर सकते हो कि अगर जैसे H2SO4 है, या अगर आपने H2SO4 में कम अमाउंट ऑफ NaOH या एक ही NaOH लिया, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ले जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, NaHSO4 बनेगा यस प्लस सर H2O, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, क्योंकि H2SO4 जो होता है ना, मेरा दो पार्ट में टूट सकता है, एक H2SO4 टूटेगा तो पहले बनाएगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, और फिर से जब HSO4 माइनस टूटता है तो ये क्या करता है, H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस फिर से बना देता है। तो ओवरऑल जब इसको आप ऐड करते हो, शायद पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है, तो ये H2SO4 प्लस HSO4 माइनस, और राइट साइड में भी H प्लस 2H प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस SO4 माइनस कट जाएगा, तो H2SO4 क्या देगा, 2H प्लस दे देगा और प्लस SO4 माइनस माइनस दे देगा। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो एडिशन भी कर सकते हो, लेकिन आप जब इसको सेपरेट कर रहे हो तो एक ही हाइड्रोजन निकला, मतलब इस कंडीशन में, इस पार्टिकुलर कंडीशन में अगर NaOH आके अटैक कर दे तो ऐसी कंडीशन में एक हाइड्रोजन के पास रिमेन रह जाएंगे, मतलब अभी भी ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट की तरह से ट्रीट होगा, क्योंकि इसने बेस को कंज्यूम किया और उसके बाद भी इसने एक हाइड्रोजन रिटेन किया हुआ है। तो क्या कैसा सॉल्ट हो गया, ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। कोई दिक्कत? अगर एक बार और मैं पूछता हूँ, एक H3PO4 अपन के पास है, कंसंट्रेशन H3PO का अच्छा खासा अमाउंट में है, और हमने NaOH के साथ रिएक्शन करी इसकी, तो क्या बन जाएगा, मान लो हमने एक ही NaOH लिया है तो ये NaH2PO4 बनाएगा, तो कैसा सॉल्ट रहेगा ये, बेसिक क्यों, बेसिक क्यों सर एसिडिक वीक है, वीक एसिड सर H3PO4 वीक एसिड हाँ यस सर यस नहीं, H3PO4 को अगर मैंने प्रॉपर कंसंट्रेशन में ले लिया सर एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। इसकी स्ट्रेंथ अगर अच्छी है H3PO4 की, तो क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को कंटेन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद भी, NaOH को कंज्यूम करने के बाद भी वो केवल H2 मॉलिक्यूल वहां पे उपस्थित है, इसकी वजह से अगर आपको हाइड्रोजन कभी कभी दिख जाए उसके अंदर, तो आप ये समझ जाना कि ओवरऑल वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि जब आप इसको तोड़ोगे तो तुरंत हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। और आपके पास एक बार मैं बता दूं आपको, जब भी राइट साइड के प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन दिखे, तो आप ये बात समझना कि जब भी आप इसको तोड़ोगे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो ही जाएगा ना, ये जब हाइड्रोजन है तो प्रोड्यूस तो करेगा ही ना, और हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एसिडिक की तरह से ट्रीट होगा या नहीं। यस हाँ सर होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कुछ सीरीज है, दोनों में एक ऊपर टेबल है, एक नीचे टेबल है, एसिडिक सॉल्ट में और उसके साथ साथ एक न्यूट्रल सॉल्ट में, दोनों के लिए टेबल है, पेज नंबर आपके शायद 48 या 49 पे, दोनों सेम पेज है, तो आप इसको एक बार देख लेना। सेम उल्टा बेस में होता है, अगर आप बेसिक सॉल्ट ले रहे हो तो क्या होगा, एक OH रिटेन रह जाए, या तो फिर आपका जो सोल्यूशन हो वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का हो। मेरी बात समझ में आई? यस सर सर इसमें ऑक्सीजन भी तो था। चलो रिटेन रेटे की बात करते हैं, रुको एक बार बताता हूँ बेटा। ऐसे मान लो ये क्या बोल रहे हो सर, NaH2PO4 में ऑक्सीजन भी तो था, तो सर वो से वहां से OH माइनस भी तो निकल सकता है। क्या बात कर रहे हो यार, H2PO4 में कहां से OH निकल जाएगा, OH निकलने ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, हाइड्रोजन अलग से होता है, बाई OH नहीं निकलता है, केवल मेटल हाइड्रोक्साइड्स में ही OH निकलता है, उसमें OH तुमको दिखता भी है, जितने OH निकलने वाले प्रोडक्ट हैं उसमें OH लिखा हुआ होगा। पहली बात तो ये आगे चल के तुम्हें केमिकल स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा या लेविस स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा तो तुम खुद बनाने लग जाओगे, लेकिन फिर भी नहीं पता तो आप समझ जाओ कि जिसमें जिसमें OH निकलता है ना उसमें OH ऑलरेडी गिवन होता है। जैसे NH4 है ना, तो NH4OH यहाँ पर लिखा हुआ होगा, और यहाँ पर COH का होल्ड प्राइस है तो OH का होल्ड प्राइस लिखा है, NaOH है तो NaOH लिखा हुआ है, MgOH है तो MgOH का होल्ड प्राइस लिखा हुआ है, AlOH है तो AlOH का होल्ड प्राइस लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है आगे चल के तुम्हें लेविस स्ट्रक्चर में पता जरूर चलेगा, मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, शायद अभी केमिकल बॉन्डिंग सर पढ़ाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी इतना समझो कि OH जहाँ निकलता है OH ऑलरेडी रिटर्न होता है आपको निकालने के लिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन निकाल सकता है, ये एसिडिक सॉल्ट की तरह से बिहेव करेगा। अगर ये बेसिक है तो अगर ये बेसिक सॉल्ट है, चलो बेसिक सॉल्ट की बात कर लेते हैं, वहां पर बेसिक सॉल्ट में OH माइनस रिटेन करना चाहिए, मतलब अगर ये CaOH का होल्ड प्राइस है और ओवरऑल आपने HCl से रिएक्शन करी और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और इसका एक कॉम्बिनेशन है, और रिएक्शन करने के बाद अगर इसका OH एक रिटेन रह गया, CaOH का होल्ड प्राइस और सॉरी CaOH एक OH तो निकल जाएगा क्योंकि एक H प्लस यहाँ पर अवेलेबल है, तो एक OH निकल जाएगा और एक Cl आकर के लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा CaOH Cl प्लस H2O। सही है या नहीं? यस सर। अरे यार Ca एक OH बच जाएगा और यहाँ पर आएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज,
और प्लस OH माइनस एक आ जाएगा, और यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस है तो यहाँ पर H प्लस आ जाएगा और Cl माइनस इधर आ जाएगा, तो ये इनका आयन हो जाएगा, इनका आयन हो जाएगा। H प्लस और OH माइनस को ढूंढता ही रहता है, तो ऑब्वियसली इसका वाटर बन जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो CaOHCl बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर CaOHCl बच जाएगा मतलब OH यहाँ पर रिटेन रह गया, OH रिटेन रह गया तो वो कहीं ना कहीं बेसिक क्वालिटी को शो करेगा। और या तो एक क्वालिटी और हो सकती है कि आपको सीधे सीधे सॉल्ट दिया हो और आप सॉल्ट को देख के बता पाओ कि वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके लिए जैसे मान लो Na3PO4 है, ठीक है। अब Na3PO4 में ये 3 NaOH बनाएगा और जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर एक H3PO4 बनाएगा जो कि वीक एसिड है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये बेसिक सोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अगर मान लो ये NaCl है तो कौन सा है सर? न्यूट्रल। न्यूट्रल। RbCl है तो न्यूट्रल। न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल। सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। NaHCO3 बेसिक। हाइड्रोजन आयन है यार, स्ट्रक्चर देखे तो सीधे पता चल रहा है कि एसिडिक है वो। एसिडिक। हाइड्रोजन अगर वो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो OH निकलेगा ही नहीं। जब आपके पास दिक्कत आए तब जब आपके पास केवल सोल्यूशन दिया हो कि भैया इसमें OH है, इसमें एक NaOH अवेलेबल है, एक यहाँ पर H2CO3 अवेलेबल है, तो ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ऐसी कंडीशन में आप बता दोगे कि हाँ उसमें अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल है और उसकी कंसंट्रेशन सेम है और एक वीक एसिड अवेलेबल है उसकी भी कंसंट्रेशन सेम है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस हावी पड़ेगा, ज्यादा OH माइनस प्रोड्यूस कर पाएगा, इसलिए वो बेसिक सोल्यूशन की तरह से ट्रीट होगा। लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे क्योंकि सॉल्ट ही है, हाइड्रोजन आयन का बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलेंगे भी। तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है। अगर आपके पास CaOH आई है, ये कौन सा सॉल्ट है? एक्सक्यूज मी सर। सब बेसिक। अगर आपके पास MgOHCl है कैसा होगा? बेसिक। BaOHCl है, बेसिक। AlOHCl2 है, और NaHPO4 है, NaH2PO4 है, सॉरी Na2HPO4, NaHPO4 देखो यार Na3PO4 होता है, Na3PO4 अगर होगा तब आप क्या करोगे, NaOH इसको वाटर में तुरंत डिसॉल्व, क्योंकि ना हाइड्रोजन दिख रहा है ना हाइड्रोक्सिल दिख रहा है, तुरंत वाटर में डिसॉल्व करोगे, एक NaOH बनाएगा, दूसरा H3PO4 बनाएगा। ये एक तरीके से कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। अगर ये NaHPO4 है, जरूर आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, इसका मतलब H+ डोनेट कर रहा होगा, तो ये एसिडिक सॉल्ट सीधे सीधे आप लिख दोगे, इसमें आप वाटर डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये NaH2PO4 है तब क्या करेगा? NaH2PO4 है तब भी तो ये हाइड्रोजन ही निकालेगा, एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। अगर ये CaSO4 है आपको पता चल जाएगा न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। अगर ये BE चलो ZnCl2 है कैसा है? एसिडिक। ZnOHCl है, CA वाला नहीं आया। बेसिक। ZnOHCl बेसिक। Ca वाला क्या बोल रहे हो? आया नहीं। CaSO4 प्लस ये जो बेसिक है ना, तो H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH तो वीक एसिड, ये वीक बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो कैसा हो जाएगा? सर वो एसिडिक। सर एक डाउट है सर, सर आप जब आपने NaCO3 आपने वो बोला था एसिडिक, लेकिन सर जब आप वो मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन सिखा रहे थे तो सर आपने इसे बेसिक बोला था NaCO3 को। Na2CO3 को बोला होगा। नहीं सर, आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब रिएक्शन सिखाया था आपने NaHCO3 को बोला था, और सर ये NCERT में भी बेसिक ही लिखा है NaHCO3। सेम कंसंट्रेशन पे बेसिक लिखा है। हाँ सर वो इसे हाँ सर वो तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के लिए तैयार है। NaHCO3 क्या बोल रहे हो?
सर एनसीईआरटी में भी ये बेसिक ही लिखा है। यस सर। यस सर। होना तो नहीं चाहिए, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। कंसंट्रेशन अगर सेम हुआ तो हाँ ये है कि अगर आप NaOH और H2CO3 बनाओगे तो H2CO3 एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर मान लो उसका सॉल्ट मतलब हाइड्रोजन, अगर मान लो H2CO3 का जो कंसंट्रेशन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन का बराबर हुआ तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है, लेकिन वो अगर आप NaCO3 लो तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, तो सब तैयार है तो एसिडिक होना चाहिए। सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? और सर आपने पिछली बार PDF में, मैंने क्या बोल रहे हो सर PDF नहीं भेजा था। तो मैं तो कोई कल आ सकता है ऑफिस सर हैं? क्यों? क्यों सर? सर क्यों? अरे यार मैं दे दूं PDF यार, मतलब ऐसा ऐसा कल को ना तुम कहो यार, रोज कुछ ना कुछ क्लासेस वैसे के चक्कर में भूल जाता हूँ, तो तुम काफी टाइम से कह रहे हो, मेरे को पता है। लिख लिया सर जो रीजन आप यस सर। NaHCO3 का बेसिक होने का जो रीजन वैसे जो लिखवाया गया था हमें स्कूल में, सर मैम ने लिखवाया था कि NaHCO3 सॉल्ट इसलिए क्योंकि H2CO3 वहां पे बनता है और NaOH बनता है, एंड H2 में से एक ही आयन निकलता है OH की वजह से, तो फिर वहां पे लेकिन तब भी उसको क्योंकि उसमें H2CO3 था इसलिए उसको बेसिक सॉल्ट मानते हैं। क्या बेसिक सॉल्ट मानते हैं? तो मेरे को एक बार नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना। ओके सर। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्लास में एक बार मुझे याद दिला देना, ठीक है? नहीं M40 जैसा कुछ नहीं होता। चलो डबल साल्ट बात कर लेते हैं। ओके सर। डबल साल्ट, डबल साल्ट क्या होता है कोई बताएगा? हेलो क्या बोल रहे हो? जब दो अलग अलग सॉल्ट का एक तरीके से जब दो अलग अलग सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाता है तो वो एक दूसरे के साथ एक मतलब एक कंबाइंड सॉल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे सॉल्ट को डबल सॉल्ट बोलते हैं। अब डबल सॉल्ट में कई टाइप के सॉल्ट्स हैं, मतलब जैसे आपने कभी फिटकरी का फॉर्मूला सुना है? फिटकरी, सर फिटकरी क्या होता है? फिटकरी यस सर पता है। नहीं सुना। क्लास 10 में तो फिटकरी आई जाती है एटलीस्ट। फॉर्मूला नहीं पता सर। लिखो नाम सुना है बस। डबल सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय, लिखो पहले double salts are obtained by crystallization of two simple salts from a mixture of their saturated solution। जब दो अलग अलग सॉल्ट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाए, किसी को पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? Sir, when no more solvent be added at a particular temperature। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आप
अभी एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, वो अपनी मैक्सिमम कंडीशन में पहुंच चुका है, वो एक क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो दो अलग अलग सॉल्ट को अगर एक मिला करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो ऐसे में जब उनका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उस टाइप के सॉल्ट को बोलते हैं, सॉल्ट जो मतलब मिक्स सॉल्ट फॉर्म होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, जब इसको एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ यानी कि Al2SO4 के होल थ्राइस के साथ लिया जाता है, और ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ही केस ऐसे हैं जिसमें केवल वाटर कंज्यूम ना हो रहा हो, ऐसे ही जिसमें केवल कंज्यूम होता है, केवल ऐसे केस में आपको वाटर देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, फॉर्मूले में जब ये एक मिक्स सॉल्ट बनाएंगे या डबल सॉल्ट बनाएंगे, तो डबल सॉल्ट के बाद आपको पता चलेगा कि एक उसके पास वाटर का भी कंटेंट होता है कि वो किस रेशियो में मिलाए गए हैं। तो वाटर कंटेंट भी होगा, और यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का एक कंटेनर में दोनों को डालेंगे और दोनों एक तरीके से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इनका जो मोल का रेशियो होता है वो 1:, जब इस K2SO4 और Al2SO4 और वाटर का रेशियो होता है वो 1:24 का होता है। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और .24H2O। इनकी जब पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर की मदद से मतलब एक मोल दोनों के लिए जाएं, तो ऐसे केस में जब इसके 24 मोल लिए जाएं वाटर के, जब इनका एक क्रिस्टल बनाया जाता है तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाते हैं और एक नया सॉल्ट क्रिएट करते हैं जो कि डबल सॉल्ट की तरह से बिहेव करता है। और जैसे हमारा फिटकिरी है K2SO4 Al2SO4 का होल साइड .24H2O, इसको बोलते हैं फिटकिरी या फिर पोटास एलम। तो एल्यूमिनियम, इसमें पोटास भी है, मतलब पोटेशियम भी है, और एलम मतलब एल्यूमिनियम भी है, इसलिए इसको बस नाम मिक्स देख रखा गया पोटास एलम। और K2SO4 Al2SO4 होल साइड .24H2O इसका फॉर्मूला होता है। तो आप ऐसे इसको मिक्स करके एक तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। मोर सॉल्ट होता है, मोर सॉल्ट कई बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त आपको पता चलेगा कि मोर सॉल्ट डायरेक्टली आ गया, तो मोर सॉल्ट का भी फॉर्मूला होता है। जब मोर सॉल्ट बनाते हैं तो उसमें आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट और उसके साथ साथ अमोनियम सल्फेट लेते हैं। मोर सॉल्ट को FAS बोलते हैं, FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट FAS। कई बार क्वेश्चन में FAS अकेला भी लिखा हुआ होता है, और इसको मोर सॉल्ट भी बोलते हैं, मोर सॉल्ट है मोर सॉल्ट। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 .NH4 का होल ट्वाइस SO4 .24H2O। तो ये एक तरीके का डबल सॉल्ट है जिसमें दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट को किसी एक रेशियो में मिला करके उसको एक क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, तो वहां पर एक डबल सॉल्ट फॉर्म होता है। H2O होगा ना सर? इसमें भी 24H2 होंगे क्या बोलते हैं? क्या इसमें यार 24 या तो शायद 6 होता है, आई थिंक 6, हाँ 6H2 होंगे। हाँ 6 होता है। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा? सर FAS का नेम क्या है? FAS का फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, रेशियो सेम रहना चाहिए। क्या? हाँ रेशियो सेम रहना चाहिए। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस SO4 का रेशियो सेम है यहाँ पर। मतलब अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग डिफिनीशंस है यार। अब जैसे पोटेशियम के लिए जो फिक्स्ड है वो 1:1:24 का है, FAS के लिए 1:1:6 का है। तो ये तो आपको एटलीस्ट रटना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजें यहाँ रटनी पड़ती हैं, तो इतना तो कर लेना। मतलब ज्यादा नहीं रटना, लेकिन थोड़ा बहुत रटना पड़ता है। ठीक है, यस सर। अच्छा, आपको पता है एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं? यस सर। यस सर। तो जो वाटर में जाके टूट जाते हैं सर, KCl जैसे K में और Cl में टूट जाते। नहीं सर, सॉरी सर। एसिडिक रेडिकल, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल? I'll appreciate यार if someone will tell. सर जो एसिड में जब वाटर को मिलाएंगे तो H और H प्लस और Cl नेगेटिव में कर देंगे, तो सर Cl नेगेटिव एक एसिड रेडिकल हो गया। गुड गुड। और बेसिक में?
सर बेसिक में जैसे KOH वाटर में देंगे तो सर K प्लस और OH माइनस हो जाएगा, तो K प्लस एक बेसिक रेडिकल हो गया। सर इसमें वो जो एसिड रेडिकल्स होते हैं सब वो H से वो बनाते हैं इक्वेशन, जैसे HCl HBr और HNO3 में NO3 जाएगा और ठीक है, क्या आ जाएगा वैसा। आपके हाथ में अगर एसिड और बेसिक रेडिकल निकालना है तो सामने वाले से बोलना बस मेरे को एसिड और बेस का नाम बता दो। बस आपको निकालने के लिए क्या करना है, केवल जो अच्छा एसिड और बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, OH माइनस और H प्लस। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एसिड या बेस के होने के, उसके अलावा जो आयन बचता है वही एसिड या बेसिक रेडिकल कहलाता है। अब अगर एसिड की बात है तो एसिड में क्या होता है, जैसे मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 का कंप्लीट डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये टूटेगा 2H प्लस में और उसके साथ साथ SO4 माइनस माइनस में। तो हाइड्रोजन आयन को छोड़ करके, जो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़ करके जो आयन बचता है उसे क्या कहते हैं, एसिड रेडिकल। और इसी तरह से बेस में भी, चाहे कोई सा भी बेस हो, जैसे मान लो ZnOH का होल्ड प्राइस है, ठीक है, तो अगर हमारे पास ZnOH के होल्ड प्राइस की बात करोगे तो ये जब OH का निकल जाएगा दो आयन, तो जो Zn++ बनता है ना, जो मेटल आयन बचता है उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। एक बहुत कॉमन बात है वो भी आपको दिमाग में रखनी है, जो एसिड रेडिकल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं और जो बेसिक रेडिकल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। अंतर इसलिए है क्योंकि नेगेटिव वो इसलिए कंटेन करता है क्योंकि उसने हाइड्रोजन आयन तुरंत ही प्रोड्यूस किया हुआ, और सामने वाले ने बेसिक क्यों कंटेन किया, क्योंकि उसने OH माइनस आयन, बेसिक ने पॉजिटिव चार्ज क्यों क्रिएट किया, क्योंकि उसने तुरंत ही OH माइनस प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल की ये बातें। जब एक से ज्यादा एसिड या बेसिक रेडिकल इन्वॉल्व होकर सॉल्ट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। एक और टाइप का सॉल्ट है मिक्स्ड सॉल्ट। व्हेन one or more acid or basic radical come together to form the salt, then salt formed will be called as मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे हमारे पास NaOH है कंप्लीटली, इसमें तो यहाँ पर जब मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक होगा तो वहां पर तो मिक्स सॉल्ट बनने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा आपको आयंस लाने हैं। जब एक से ज्यादा आयन लाने हैं तो कम से कम डाई बेसिक तो होना ही चाहिए। तो मोनो बेसिक या मोनो एसिडिक में हम बात नहीं करेंगे, ये मोनो बेसिक है और ये मोनो एसिडिक है, तो यहाँ पर बात नहीं करेंगे, इनमें तो नहीं होता मिक्स सॉल्ट। लेकिन हाँ, अगर डाई बेसिक है या डाई एसिडिक है, डाई एसिडिक है CaOH का होल्ड प्राइस, तो बस CaOH के होल्ड प्राइस में जब एक से ज्यादा आयंस आने लग जाएं, जैसे मतलब CaOH का होल्ड प्राइस है, तो अब अगर CaOH के होल्ड प्राइस में एक Ca ले लिया, एक OH ले लिया और एक ले लिया Cl ले लिया, तो ये भी एक तरीके का बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक रेडिकल है, ये भी एक रेडिकल है, रेडिकल की तरह से बिहेव तो एटलीस्ट वो कर ही सकता है। चलो यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ कि आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो OH ले लिया, तो OH तो वो कंप्लीटली जो हटा हुआ पार्ट था उसकी बात थी। चलो मैं अगर Al ले लूं, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में OH ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं और I ले सकते हैं ना अलग अलग? यस ले सकते, 3 अलग अलग आयन ले सकते हैं नहीं एल्यूमिनियम के साथ? यस सर, पक्का? चलो, तो ये वाला तो चलो नहीं है, आप बोलोगे कि OH माइनस आयन बच गया, लेकिन यहाँ वाला ले सकते हैं आप उस तरह से। अगर आपको लेना है तो CaOCl और Cl माइनस ऐसे आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जब टूटेगा तो एक जो ये वाला OCl है, HOCl से आया हुआ आयन है और ये HCl से आया हुआ आयन है। जब HOCl को तोड़ते हैं तो ये बनता है OCl माइनस प्लस H प्लस, और जब HCl को तोड़ते हैं तो ये बनाता है Cl माइनस प्लस H प्लस। तो दोनों ही अलग अलग आयन है।
अब जब दोनों अलग अलग रेडिकल है, यहाँ पर भी एसिड की तरह से ट्रीट होता है, यहाँ भी एसिड है, क्योंकि इसने भी हाइड्रोजन निकाला, इसने भी हाइड्रोजन निकाला, ये भी एक एसिडिक रेडिकल है, ये वाला भी, और ये भी एक एसिडिक रेडिकल है, और दोनों को जब हमने कैल्शियम के साथ डाल दिया तो उसने क्या बना लिया, एक सॉल्ट बना लिया। तो यहाँ पर एक सॉल्ट का जो टाइप है वो मिक्स्ड सॉल्ट का टाइप है। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नो सर। नो सर। जैसे हमारे पास Na2CO3 था सर तो हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट था। अगर मैं Na के साथ एक पोटेशियम भी ले लूं NaKCO3, या हमें Na के साथ एक रुबिडियम ले लूं तो NaRbCO3, अगर ये Al2CO3 का होल थ्राइस था तो था ना, Al2CO3 का होल थ्राइस, तो यहां पर मैं ले सकता हूं Na2KCO3 या फिर आप AlCO3 ले सकते हो। चलो Al2CO3 का होल थ्राइस है तो आप एक Al एज इट इज ले सकते हो, एक एल्यूमिनियम रहने दो, +3 चार्ज ने ले लिया है, और 3 Na ले सकते हैं, ये Al Na3CO3 का होल थ्राइस। तो ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत? नो सर। बस केवल आपको आयंस को देखना है, और आयन आपको मैंने शायद कंपाउंड बनाना बता दिया है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दिए हैं कि कैसे आयंस की मदद से कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। तो Na2CO3 से NaKCO3 में जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दो अलग अलग बेसिक रेडिकल यूज किए गए, एक में सोडियम अकेले है और एक में सोडियम पोटेशियम दोनों है, तो वो एक मिक्स सॉल्ट का टाइप है। तो ये यहाँ पर एक मिक्स्ड सॉल्ट है, ये यहाँ पर एक मिक्स्ड सॉल्ट है, ये यहाँ पर एक मिक्स्ड सॉल्ट है, ठीक है, ये सिंगल सॉल्ट टाइप है। कोई दिक्कत है क्या? हेलो? नो सर। पक्का? यस सर। चलो, जिस पे हम बार बार बातें कर रहे थे, जो हमने बार बार बोला था कि वाटर में डिसॉल्व करके हम उसको चेक कर सकते हैं, तो अगला क्लासिफिकेशन का जो टाइप है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट बेस्ड ऑन पीएच। ठीक है, तो पीएच वैल्यू पे डिपेंड करे अगर सॉल्ट, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट, पहला सॉल्ट जो हमने पढ़ा था, इसमें तीन ही टाइप हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल हो सकता है, तो एसिडिक हो सकता है, तो बेसिक हो सकता है। तो पहले तो है न्यूट्रल सॉल्ट। अगर मैं क्लासिफिकेशन इस तरह से करूं तो न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होंगे? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग से बेस से बनेंगे। यस सर। जैसे NaCl, वही बात है, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, वैसे मैंने पढ़ा दिया 20 में भी, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ वो चीजें। जो एसिडिक सॉल्ट है वो कैसे बनेंगे, इसको पहले क्लासेस में मैंने बताया हुआ है शायद। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। SA+WB, थर्ड वाला। बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस एसिड। प्लस वीक एसिड। चलो, so this is all about your salt। एक कॉमन साल्ट के Sir, लिए what is WA? वीक एसिड यार। सर अरे एक भाई कौन से साहब, बेसिस में? अरे भाई साहब, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मैं कभी शॉर्ट टर्म नहीं लिखता यार तुम्हारे लिए। पता है कि आधे तो सुनते हो ही नहीं रहे होते। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। मिल गई तसल्ली? हो गया? सर आपने यही तीन दिखाए, इसके बाद भी तो आपने दो दिखाए थे, वो डबल उनको आप पीएच की वजह से या पीएच के बेस पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पीएच में या तो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। तो केवल तीन ही साल्ट आप क्लासिफाई कर पाओगे अगर आप पीएच के बेसिस पे डिफाइन करोगे, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले उनको बताया है। सर ये कौन से बेसिस में है सर, ये वाला? क्या बेसिस में है सर ये जो आपने क्लासिफिकेशन किया है सॉल्ट्स? पीएच। बेस्ड ऑन द पीएच Okay, यार, sir. पहले ही बता चुका, ऐसा Okay, नहीं बताया। ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ये सॉल्ट सब वो बेस्ड ऑन द लिख नहीं पाया पीएच, सर। बेस्ड ऑन द पीएच, Yes, और उसके sir. पहले ये चीजें करवा भी चुका हूं मैं, पिछली क्लास में करवा चुका हूं, और एक बार मैंने Yes, इस sir. क्लास में बताया है। चलो, तो अभी कुछ कॉमन सॉल्ट की बात है। प्लीज ओपन योर बुकलेट एंड पेज नंबर 51 प्लीज। एवरीवन प्लीज ओपन योर बुकलेट एंड पेज नंबर 51। 51। यस सर, डन। देखो 51 नंबर पेज पे एक कॉमन सॉल्ट के बारे में बात की गई है। कॉमन सॉल्ट में अब आपका टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट,
तो सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद एक कॉस्टिक सोडा है, अगले पेज पे वॉशिंग सोडा है और बेकिंग सोडा है, और उसके बाद एक ब्लीचिंग पाउडर है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है एटलीस्ट। जो रिएक्शन समझ में नहीं है वो मुझे आप बता सकते हो, लेकिन ये रटना है, या तो मैं लिखवाऊं आपको, आप उसको रटो, और या तो आप फिर खुद से पढ़ लो एक बार मुझसे, जो नहीं आया वो पूछ लो। तो जो नहीं है तो हाँ, एक बार पढ़ लो, अगर जो नहीं आएगा आप मुझे बता देना। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया, और आपका जो एसिड वो है, एक मेटल नॉन मेटल है, वो चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। और मेटल नॉन मेटल आपका मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर का है। उसके बाद कुर्मी सर पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, तो फिर मतलब साथ साथ अपन चलता रहेगा। उसके बाद आपका मैटर 9 वाला जो पार्ट है सर, बोलो यार, बोलो क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो। तो कुछ बोल रहा हूँ तो सर कर रहे हो यार, बोलो। सर एक दिन सर इस चैप्टर की सर डाउट क्लास रख लेंगे आप? रख लेंगे यार, जब बहुत तब रख लेंगे सर एक रख चीज लेना सर एक दिन। यार। डाउट अगर है ना तो तुम सेंटर पे भी आ सकते हो, जब तुम्हारा मन हो तुम आ जाया करो पूछने के लिए यार। कभी भी तुम यार 1 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी रहते हैं वहां पे। ओके सर। ठीक है, तुम्हें जब भी डाउट है और तुम्हें लग रहा है कि जाना चाहिए, तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे आते भी हैं कभी कभी, मतलब ऐसे भीड़ लगा के मत लाओ, अपना डिवाइड कर लो कि हाँ 2-3 कभी आ गए, 2-3 कभी आ गए, तो ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भीड़ लगाने से, हम तो क्लास में बैठा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है उनको, जो मतलब बाहर लोग यार देखते रहते हैं कि हाँ कोविड का सीजन है, तुम लोग आओगे क्लास में, तो वो चीज थोड़ा मेंटेन करके रखो। बाकी तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपन